अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अवाम तैयार रहे, महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है क्योंकि अब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 137 रुपए 79 पैसे तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे से फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की कीमत 134 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई है। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में तो इजाफा हुआ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर का आना अब यकीनी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हुकूमत ने एक एक करके IMF के तमाम सख्त मुतालबात मान लिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से एक दिन पहले हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा किया। कल हुकूमत ने बिजली के नरखों में 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया है, जो कि IMF के 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम की बहाली के लिए बुनियादी शर्त थी। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इस इजाफे के अलावा FBI जराये के मुताबिक हुकूमत 334 अरब रुपए के सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन को भी खत्म करने जा रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में जारी IMF से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत ने IMF के तमाम सख्त मुतालबात मान लिए हैं। इसके अलावा IMF से मुज़ाकरात से पहले ही रुपए की कदर में 151 रुपए से 171 रुपए की कमी की जा चुकी है। अहम बात यह है कि IMF से मुज़ाकरात में मसरूफ वफाकी वज़ीर शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना बनने से चंद दिन पहले तक IMF की सख्त शराइत मानने को मौजूदा हुकूमत की गलती करार दे चुके हैं। शौकत तरीन ने यह कहा था कि IMF के मुतालबे पर एक्सचेंज रेट को बढ़ाने से मईशत बढ़ गई, जिसकी वजह से बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया और आम आदमी पर बोझ मुंतकिल हुआ। बहुत सख्त शराइत मान ली है, क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? शुरू के बीच में हमने गलती कर ली। 7% आपका जो कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए, और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112 115 पे फिर रहा था, और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीजें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। देखना पड़ेगा हमारा आवाम जो इस वक्त पिस चुका है कोविड से, कोविड 1, 2, 3, तो वो कितना सहार सकता है ये जितने भी हम उसके ऊपर हम बोझ डाल रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम हमारे ख्याल में ये इतना बोझ नहीं सह सकते तो वी शुड गो बैक टू IMF और कहें यार देखो, जारी दुनिया के बीच में लोग इस वक्त जो है रिलीफ दे रहे हैं अपनी आवाम को, और हम उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। शौकत तरीन कह रहे थे कि IMF के सख्त मुतालबात मानने की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा है, हमें दोबारा IMF के पास जाकर रीनिगोशिएट करना चाहिए। और अब जब IMF से दोबारा मुज़ाकरात जारी हैं तो तमाम जो सख्त मुतालबात थे IMF के वो माने जा चुके हैं, यानी कि पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की जा रही है और रुपया भी डी वैल्यू किया गया है। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे, बारी बारी बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है एनर्जी मिनिस्टर, पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर हम्माद अजहर। हम्माद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अवाम यकीनन परेशान है क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 10.5 रुपए का इजाफा, डीजल की कीमत में 12.5 रुपए का इजाफा, और यकीनन एक ग्लोबल इंपैक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही है और जहां अवाम के ऊपर बोझ बढ़ेगा वहीं हुकूमत भी हिट ले रही है, क्योंकि हुकूमत ने वैसे तो टारगेट रखा था लेवी का 30 रुपए का, लेकिन लेवी इस वक्त 5 रुपए 62 पैसे आप चार्ज कर रहे हैं। GST में भी कमी की गई है, तो हुकूमत खुद भी बोझ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अवाम पर भी बोझ बढ़ रहा है। और एक तनकीद ये हो रही है इस वक्त कि जो ओगरा की रिकमेंडेशन थी उससे ज्यादा इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, जो ये ओगरा की रिकमेंडेशन है तकरीबन उसके मुताबिक ही, जहाँ तक मुझे मेरे सामने से वो गुजरी थी रिकमेंडेशन, इजाफा किया गया है। क्योंकि ये इजाफा वजारत खजाना करती है तो एग्जैक्ट नंबर्स तो उनके पास होंगे, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं होएगा। मैं वैसे आपको ये बताऊं कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना सबसे मुश्किल काम होता है हुकूमत के लिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सियासी बैकलैश भी आता है। और आपने ठीक कहा कि हुकूमत खुद भी बोझ बर्दाश्त कर रही है। 450 अरब का हम अभी तक टैक्स का रेवेन्यू जो है वो एक साल में लूज कर चुके हैं, क्योंकि जब भी आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है हमारी कोशिश माजी में ये रही है कि अपना टैक्स कम करके और उसको जो लोगों को बचाया जाए। और यही वजह है कि आज सवाए तेल बनाने वाले चंद मुल्कों के बाकी तकरीबन तमाम सारी दुनिया से, चाहे अमीर मुल्क हो या गरीब मुल्क हो, उससे आज भी पाकिस्तान में
पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो कम है। इसमें एक तो ग्लोबल इम्पैक्ट है, लेकिन हमारे साहब इसके अलावा डीवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट है। अब हमारी करेंसी पिछले 1.5-2 माह में 12% से डिक्लाइन की है, यानी कि 151 तक चला गया था इंटरबैंक में डॉलर, और अब वो 171 रुपए तक आ गया है। तो ये 10-12% का इम्पैक्ट तो डीवैल्यूएशन का है। और आपको याद होगा कि बजट के बाद शौकत तरीन साहब ने बड़ी तनकीद की थी कि माजी में हमने IMF से निगोशिएट सही तरीके से नहीं किया, बहुत ज्यादा डीवैल्यूएशन कर दी। तो ये जो डीवैल्यूएशन है इसका इम्पैक्ट भी तो पेट्रोल प्राइस पर है, इस वजह से भी तो आवाम सफर कर रही है। एक साइकिल है इसमें। आप ये देखें कि जब आप पहले, आज से कोई साल पहले की बात ही है, पेट्रोल की कीमत जो ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं वो आधी थी, अब वो दुगनी हो गई है। तो पहले जहां पे $40 जा रहे थे एक बैरल तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, अब $80-85 जा रहे हैं। इससे हमारी, इसी तरह बाकी सारी कमोडिटीज में भी है। आप कॉपर में देख लें, स्टील में देख लें, जो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, कि डॉलर अब ज्यादा देने पड़ रहे हैं वो कमोडिटी की सेम वॉल्यूम देने के लिए। प्राइस इफेक्ट आया हुआ है जिसकी वजह से करंट अकाउंट आपका बढ़ रहा है। तो इससे आपकी करेंसी जो है वो आखिरी तौर पे प्रेशर में आती है। पहले भी ऐसे हुआ कि 160-170 तक वापस आ गया। तो ये आर्जी एक फिनोमिना है, मेरा ख्याल है। ये इसके अंदर भी एक प्राइस इफेक्ट है, कमोडिटीज जो बड़ी हैं उसका एक प्राइस इफेक्ट है डॉलर आउटफ्लो की के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला ये इसके ऊपर काबू पाया जाएगा और जल्द ये मेरा ख्याल है। ये तो हमारी अपनी पॉलिसीज का ही नतीजा है ना हमारे साहब, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो आपको रुपया और डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। रुपया आप और डेप्रिशिएट करेंगे तो फिर जो आलमी कमोडिटी में चीज़ें हैं, खासतौर पे तेल, वो और महंगा हो जाएगा। तो इस साइकिल से निकलना तो बड़ा नामुमकिन नजर आता है। फिर सारी दुनिया जो है ना इस वक्त इस साइकिल जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि अगर एक चीज पूरी दुनिया में महंगी हो गई है तो जाहिर है उसकी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है लोगों को। और जब वो ज्यादा कीमत बैरून मुल्क करेंसीज में अदा करते हैं तो उनकी अपनी करेंसी भी प्रेशर में आती है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि एक इंटरनेशनल मार्केट फिनोमिना है और माजी में ऐसे फिनोमिना के बाद एक बड़ी स्टीप करेक्शन आई है, यानी कि फिर बड़ी तेजी से कीमतें जिसकी तेजी से ऊपर जाती हैं उसी तेजी से नीचे भी आ जाती हैं। तो अब हमें दुआ करनी चाहिए कि ये जल्द इंटरनेशनल फिनोमिना जो है ये काबू में आए। खित्ते से भी अगर कंपैरिजन करें तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के मुकाबले में हमारा पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हमारे साहब हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इन ममालिक से कम है ना, यानी कि कुव्वत खरीद जो है वो भी पाकिस्तान की कम है। इंडिया $2100 से तजावुज कर चुका है पर कैपिटा इनकम, भी $1400-1500 पे है। तो वो फर्क जो आप बता रहे हैं कि कीमत में है, हमारे यहाँ कीमत कम है, वो तो ऑफसेट हो जाता है क्योंकि हमारी जो कुव्वत खरीद है वो भी कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी खरीद कम है। ये तो आपको पता है कि जीडीपी जो है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देती है तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। गुर्बत की शरह इंडिया में और बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा है, और उसके बावजूद इंडिया में आज डॉलर के मुकाबले में भी और रुपयों के मुकाबले में भी कीमत तेल की बहुत ज्यादा है। तो रुपयों में तो दुगनी कीमत है पेट्रोल और डीजल की इंडिया में, हालांकि वहाँ पे गुर्बत भी हमसे ज्यादा है। तो ये स्टेटिस्टिकल चीजें तो हैं जरूर जीडीपी पर कैपिटा, लेकिन जिन मुल्कों में हमसे ज्यादा गुर्बत है अक्सरियत उन मुल्कों में भी हमसे कहीं ज्यादा कीमत है। बट ये कंपैरिजन सिर्फ हमारे साथ फिर पेट्रोल की मसनूआत तक क्यों रखें? इंडिया में अगर पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक देखा जाए तो गंदम 52 रुपए पर केजी है, वहाँ पे शुगर 80-82 रुपए पर केजी है। हमारे यहाँ 100 रुपए से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। हमारे यहाँ क्वालिटी वीट आप लेने जाएं, आटा लेने जाएं तो वो आपको 65-70 रुपए तक मिलता है। तो वहाँ पे भी तो देखें ना, इम्पैक्ट तो ग्लोबल है वहाँ पर भी, लेकिन इंडिया ने ये जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी कीमत कम रखी हुई है। नहीं, अगर आप कमोडिटीज़ को कंपेयर करें तो बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज होंगी जो पाकिस्तान में सस्ती है। पाकिस्तान में गैस सस्ती है, चीनी और आटा तो मैंने वो मिसाल दी ना जो कि रोजाना की बुनियाद पे एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, इंडिया बांग्लादेश में देख लें गैस का क्या रेट है, पाकिस्तान में क्या रेट है। इसको छोड़ें, आप ये बताएं कि यूके में जो बड़े सुपर पावर्स हैं, जो महंगे मुल्क हैं, जहाँ पे कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे गैस खुद बनती है, वहाँ पे 5-5 गुना 10-10 गुना कीमत जो है वो गैस की बढ़ी है पिछले 6 माह के अंदर। पाकिस्तान में 1 रुपया नहीं बढ़ी। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को तो हम नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन मैं आपको ऐसी भी बहुत सारी चीजें निकाल के दे सकता हूँ जो सस्ती होंगी पाकिस्तान में उनकी बनिस्बत। हाँ, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब आप खुद ये बात कर रहे हैं कि एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं किया जा सकता, जब हम मुवाजना करते हैं वेस्टर्न ममालिक से तो वहाँ पे कुव्वत खरीद भी ज्यादा है ना, यानी कि एक आम आदमी जितने लीटर एक महीने में पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में नहीं कर सकता ना। तो वेस्टर्न ममालिक से नहीं कर रहा, मैं तो बांग्लादेश और इंडिया से कर रहा हूँ जहाँ गुर्बत की शरह हमसे ज्यादा है, लेकिन और वहाँ तेल और पेट्रोल की कीमतें हमसे दुगनी हैं। चले, जो आप मईशत को भी जानते हैं, पर कैपिटा इनकम एक तरीका होता है मुआवजा करने का, और वो मैंने आपको बताया इंडिया के भी बेहतर है, बांग्लादेश अगर आप मुझे बता दें गुर्बत इंडिया में हमसे ज्यादा है कि कम है, क्या बता दें? पर कैपिटा इनकम तो फिर ऑन एवरेज ही कैलकुलेट की जाती है ना। पाकिस्तान में गुर्बत इंडिया से ज्यादा है कि कम है? इंडिया से कम है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में हमसे दुगनी कीमत है पेट्रोल और डीजल की।
कमा रहे हैं, हम नहीं टैक्स कमा रहे हैं। हमने 450 अरब टैक्स छोड़ा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो आगे जाके भी इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक ही चेंजेस आते रहेंगे या हुकूमत इस पे सब्सिडी दे सकती है? क्योंकि अगर ये फिनोमेना जारी रहा, कल तो $85 पर बैरल हो गया है, तो सब्सिडी देगी हुकूमत या किस हिसाब से बढ़ाती रहेगी? देखें, अगर तो हमारे पास अब गुंजाइश कम रहती जा रही है कि जो हमारे पास टैक्सेस हैं, होता यह है कि जो आप जब बाहर से कीमत महंगी हो जाती है वो तो आपको कीमत देनी पड़ती है, लेकिन जो आप लोकली पेट्रोल पे और डीजल पे टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको आप कम करते हैं ताकि सारा बोझ पास ऑन ना हो लोगों पे, और यही हम करते रहे हैं। इसकी वजह से कीमत को पूरा जो इंक्रीज बाहर आया है वो हमने पास ऑन नहीं किया, लेकिन वो अब कम रहता जा रहा है। आप देख रहे हैं 30 रुपए से कम होकर वो 5.5 रुपए रह गया हमारे पास जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। सेल्स टैक्स भी 17% से कम होकर आधा रह गया है। तो वो अब हमारे पास, हुकूमत के पास भी रिलीफ देने की जो गुंजाइश है पेट्रोल और तेल की कीमतों में आलमी मंडियों की वजह से वो कम होती जा रही है दिन ब दिन। अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे या तो स्टेबल हो जाए या नीचे आ जाए। नहीं, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे वॉशिंगटन में मुज़ाकरात भी जारी हैं, तो क्या हुकूमत अगर मजीद इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ती है तो सब्सिडी आप देंगे अलग से? टैक्सेस तो एक जगह, सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे? या क्योंकि इस वक्त अगर टीम वहाँ पे मौजूद है तो ये IMF के प्रेशर में इतना इजाफा किया गया है? हम तो अगर वजीर खजाना ये समझें तो हम तो टैक्स ही छोड़ सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडी तो कभी भी नहीं दी जाती, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां तेल इंपोर्ट कर रही हैं आप उनको कैसे सब्सिडी देंगे? वो तो महंगा तेल इंपोर्ट कर रही होंगी, आप उन्हें कहेंगे कि आप सस्ता बेचें, महंगा लें आलमी मंडियों से और पाकिस्तान में सस्ता बेचें, तो वो तो उस पेट्रोल की शॉर्टेज आ जाएगी ऐसे। तो IMF के कहने पे ये इजाफा नहीं हुआ है? नहीं, ये तो आलमी मंडियों के कहने पे इजाफा, ये आलमी मंडियों की जो डिमांड एंड सप्लाई के रेट्स हैं उस पे इजाफा हो रहा है। अभी तो वाशिंगटन में मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमारे साहब, मुझे एक प्रोग्राम में ब्रेक लेने दें और इस ब्रेक के बाद गैस के हवाले से बात करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान पहले ही बता चुके थे कि 2020 में बहरान आएगा गैस का और 2021 में ये बहरान मजीद शदीद हो जाएगा, लेकिन क्या एनर्जी मिनिस्ट्री ने इसकी तैयारी की है या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आज़म इमरान खान 2020 के हवाले से पहले ही कह चुके थे कि 2020 की सर्दियों में गैस का बहरान आएगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि 2021 की सर्दियों में इससे बड़ा बहरान आएगा। क्या कहा था वजीर आज़म इमरान खान ने, सुनिए। मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला। वजीर आज़म इमरान खान पहले ही बता चुके थे कि 2021 की सर्दियों में ज़्यादा बड़ा बहरान आएगा। हमारे साथ एनर्जी मिनिस्टर हमाद अज़हर मौजूद है। हमारे साथ 2018, 19, 20 3 सालों में हमने देखा तरीके इंसाफ की हुकूमत के कि गैस का बहरान रहा, कभी शॉर्टेज की वजह से, कभी कीमत बढ़ने की वजह से। और कल आपने ये बताया है कि जो पिछला साल है उसके मुकाबले में 400 MMCFD, जो कि तकरीबन 9-10% बढ़ता है, गैस के हमारे ज़खायर कम हुए हैं। और साथ में आपने आवाम को ये भी बताया कि पिछले साल के मुकाबले में एक LNG कार्गो भी हमने कम लिया है इस दफ़ा, यानी कि पिछले साल शदीद बहरान था, बुरी कारकर्दगी थी एनर्जी मिनिस्ट्री की। इस साल उससे भी ज़्यादा बुरी कारकर्दगी होगी और उससे ज़्यादा शदीद बहरान होगा। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती कि जियो का और LNG का आपस में क्या ऐसा लिंक है कि वो हमेशा बात को ट्विस्ट कर दिया जाता है LNG के ऊपर आके, और फॉर सम रीजन कॉमन सेंस को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। भाई मेरे टोटल हम 12 LNG के कार्गोज जो हैं वो खरीदते हैं महीने में। पिछले साल 11 खरीदे थे, इस साल शदीद किल्लत के बावजूद इंटरनेशनल मंडियों में हमने 10 खरीदी है। और हमारा जो 4000 MMCFD का सिस्टम है उसमें एक कार्गो की वैल्यू 100 MMCFD पर डे की होती है वहाँ जो हम निकालते हैं। तो ऐसे नहीं है कि पिछले साल को बड़ी बुरी मैनेजमेंट हुई थी या इस साल को बड़ी बुरी मैनेजमेंट हुई है। एक कार्गो का सिर्फ फर्क आया है। बाकी मुल्क तो कई ऐसे हैं जिनसे कोई भी कार्गो खरीदना नहीं किया और आपको $35 पे कार्गोज ढूंढते फिर रहे हैं। हमारी तो वेटेड एवरेज $12-13 की आई है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये बड़ी अचीवमेंट है। सुने मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी अचीवमेंट है कि हमने जहाँ पे आलमी मंडी में इतनी किल्लत है इस वक्त और आसमानों को LNG की कीमतें छू रही हैं, वहाँ $12-13 की वेटेड एवरेज पे हमने 10 कार्गो नवंबर और दिसंबर के लिए सिक्योर कर ली है। कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, मीडिया में भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इनको बहुत कम मिलेगा, आधे से भी कम मिलेगा, लेकिन फर्क सिर्फ एक कार्गो का आया। अच्छा, इसके मुकाबले में ये इस एक कार्गो से आपका ना कम होने से 100 MMCFD का नुकसान होता है। पिछले जो साल लोकल गैस की सिर्फ डिप्लीशन 12 महीने में हुई है वो 220 MMCFD की हुई है, और जो लोड बढ़ा है डोमेस्टिक का वो 130 MMCFD बढ़ा है। तो 350 MMCFD का एक्चुअली वो जो शॉर्टफॉल है वो मेजर शॉर्टफॉल है जो लोकल गैस की डिप्लीशन की वजह से आ रहा है, RLNG की वजह से नहीं आ रहा। अब आप कह रहे हैं कि LNG से क्या मामला है और कॉमन सेंस जो है वो प्रिवेल नहीं करती। अब आप खुद ही बता दें। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे ज़खायर जो है गैस के कम हुए हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में फिर भी हमने एक कार्गो कम मंगवाया है।
तो कैलकुलेशन आप खुद करके बता दें कि बहरान और गैस की शॉर्टेज पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले साल के मुकाबले में एक कार्गो कम मंगवा रहे हैं? इसका बड़ा सादा सा जवाब है, जो आपका विंटर लोड बढ़ता है ना, वो डोमेस्टिक साइड पे बढ़ता है, वो आपका इंडस्ट्रियल साइड पे नहीं बढ़ता, वो डोमेस्टिक साइड पे बढ़ता है। ये एलएनजी आपकी पावर और इंडस्ट्रियल साइड पे जाती है, ठीक है जी। हमारे पास प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हम इस एलएनजी को उठा के डोमेस्टिक पाइपलाइंस में डाल दें और नुकसान ना हो। पिछले सालों में जो थोड़ी थोड़ी बहुत, मेरा ख्याल है हार्डली एक कार्गो शायद डालते होंगे वो डोमेस्टिक पाइपलाइंस में, तो 30-35 अरब का नुकसान होता था जब डोमेस्टिक को एलएनजी देने की कोशिश की गई है। तो लोड जो बढ़ा होता है विंटर्स में, वो डोमेस्टिक का बढ़ा होता है। इंडस्ट्री का जो लोड है और जो पावर का लोड है, इफ एनीथिंग उसमें थोड़ी सी कमी आ रही होती है। हाँ, तो इसलिए ये 11 में और 10 कार्गोज में ना, मेरी बात सुनिए, 11 और 10 कार्गोज में तो ज्यादा फर्क नहीं है। जो फर्क आ रहा है वो आपकी डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई में आ रहा है। एक तो वजीर आजम इमरान खान ने, अगर आप चाहें तो मैं सुनवा भी दूं, 2020 में कहा था कि 2020 की सर्दियों में बहरान होगा, और खुद वजीर आजम ने कहा था कि 2021 की सर्दियों में इससे ज्यादा शदीद नुकसान होगा, तो हमें तो बेहतर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। और सिर्फ एक कार्गो आप कह रहे हैं कि कम लिया है हमने, यहाँ बात एक कार्गो की, चले वो एटलीस्ट मैच तो करना चाहिए था कि 11 कार्गो लेते, लेकिन खुद नदीम बाबर साहब कह चुके थे कि अब हमारे पास 1400 MMCFD की गुंजाइश है। मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद जवाब दीजिएगा इसका। टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। जी, आपसे पहले जो वजीर थे उमर अयूब थे, उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब SAPM, उन्होंने कहा था कि राइट ऑफ वे मिल जाएगा तो 1400 MMCFD 1350 MMCFD की गुंजाइश हो जाएगी। राइट ऑफ वे मिल गया, बाद में उन्होंने कहा है कैपेसिटी 1400 की, तो आप क्यों कह रहे हैं कि 1200 MMCFD और 12 कार्गोज की गुंजाइश है हमारी? आज वो जो एक्स्ट्रा कार्गोज लाने हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने लाने हैं। आप मेरे से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हुकूमत के कार्गोज का ऊपर, और हम उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर चला जाए। उसके अंदर कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं जो हम, और कुछ बोर्ड के डिसीजंस हैं दोनों सुई कंपनियों के जो लेने जरूरी हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको लें। बात सारी ये है कि ये जो RLNG के 11 कार्गो 10 होने की वजह से गैस का क्राइसिस नहीं आता। समझने की बात ये है, और ये किसी भी आप एनर्जी एक्सपर्ट से जाके पूछ लें कि डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई का जो गैप है उसकी वजह से डोमेस्टिक साइड के ऊपर एनर्जी का क्राइसिस आता है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बजाय कि आप ग्रिल करें गवर्नमेंट को, आपको इस वक्त गवर्नमेंट की ये तारीफ करनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में भी 10 कार्गोज नवंबर और 10 कार्गोज दिसंबर में उन्होंने मैं गवर्नमेंट की तारीफ पर आता हूँ हमाद साहब। इस वक्त कोई ट्रेडर जो है वो कमिट करने को तैयार नहीं है कार्गो में। आपको बताऊँ, आप इस वक्त मैं अभी चंद हुकूमत की तारीफ पर भी, लेकिन मुझे नदीम बाबर और उमर अयूब साहब ने कोई प्राइवेट सेक्टर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा सिर्फ सिंध हुकूमत रुकावट है, सारा का सारा ब्लेम 2020 की सर्दियों में सिंध हुकूमत पर डाला जा रहा था। राइट ऑफ वे मिल गया, अब आप नए, सवाल मुकम्मल होने दें प्लीज, अब आप नए मिनिस्टर आए, राइट ऑफ वे मिल गया, आप कह रहे हैं कि मसला तो प्राइवेट सेक्टर का और लीगल इश्यूज का है जिसकी वजह से हम 1200 से 1400 MMCFD पे नहीं जा सकते। यानी पहले सिंध हुकूमत पे ब्लेम कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का मामला है। 1200 से 1350, और ये एक कार्गो बनता है, 2 कार्गो बनते हैं, तकरीबन एक कार्गो 100 MMCFD के करीब बनता है। इसके अंदर हम दूसरे बल्कि अरेंजमेंट्स लेके आ रहे हैं कि हम इसको मजीद बढ़ाएं और स्वैपिंग अरेंजमेंट्स लेके आ रहे हैं, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसमें दोनों इशूज थे, एक इशू था फिजिकल इशू के पाइपलाइन मौजूद नहीं थी, और दूसरा फाइनेंशियल और लीगल इशू है जिसको अब हम एड्रेस कर रहे हैं। और ये बताइएगा, जब आप कहते हैं कि हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि $12 से $13 की वेटेड एवरेज पे आप लोगों ने इस महंगी LNG मार्केट में LNG खरीदी है और 10 आपने कार्गोज खरीदे हैं पिछले साल के मुकाबले में, एक कार्गो कम, इसमें हुकूमत का कितना कमाल है और लॉन्ग टर्म मुआहदों का कितना कमाल है? क्योंकि जहां तक मेरे सामने नंबर्स हैं, 9 कार्गोज तो इसमें लॉन्ग टर्म है ना हमारे। जी सर, बात यह है कि हमारा लॉन्ग टर्म शुरू होना था जनवरी में, हमने वहां बात करके और कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी बारीकी से पढ़ के हम नवंबर से हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट किया। ये हुकूमत का कमाल है। अगर हमने ये ना किया होता तो आज आपके पास 10 कार्गो नहीं होते, 10 से काफी कम कार्गो। हाँ, तब मैं आपको कहता कि अब नॉन डोमेस्टिक साइड पे हम डिमांड को केटर नहीं कर सके। लेकिन हमाद साहब, ये सवाल तो फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है ना कि फरवरी में हमने कतर से मुआहदे किए थे 2 कार्गोज के, जो कि जनवरी में शुरू होने थे। आप कह रहे हैं कि हमने उसको नवंबर से शुरू करवा दिया, जब फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वजीर आजम को पता था कि गैस का बहरान शदीद होगा, तो उसको फरवरी से ही हमने क्यों नहीं शुरू कर लिया, या मार्च और जून जुलाई से क्यों नहीं शुरू कर लिया इसको? क्योंकि इसकी वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक बायर है और एक सेलर होता है। दोनों का जब तक मुआहदा ना हो तो नहीं, ये बायर की सिर्फ ख्वाहिशात नहीं होता,
सेलर की अवेलेबिलिटी और ख्वाहिशात पे भी होता है। जहाँ पे हमें सेलर और बायर उनका आपस में मुआहदा हुआ है उधर ही हुआ है। हमारी तरफ से तो बेहतर था कि पहले शुरू कर लेते, लेकिन हमने जब तो मानी है कि हम आपको सप्लाई करते हैं तब से की, और ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने पीक सीजन में 2 माह पहले से हमें जब कि नहीं मिल रहा उन्हें इंटरनेशनली किसी को भी मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो है ट्रेडर्स उनको कमिट करने के लिए तैयार नहीं है 15 दिन की विंडो में। तो उस दौरान हमें कतर से 2 कार्गो जो है वो एक्स्ट्रा मिल गए हैं नवंबर में और दिसंबर में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है, इस पर अफसरदान होना चाहिए। इसमें बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसमें आप हुकूमत को कितना क्रेडिट देंगे, क्योंकि 10 में से 2 कार्गो आप कह रहे हैं जो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म डील की है, बाकी 7 कार्गो, 5 कतर से, 1 गनवर से, 1 ENI से, ये तो वही लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं जिसपे नून लीग ने जो है लॉन्ग टर्म मुआहदे किए थे, जिसपे वजीर आजम एक वक्त पे कह रहे थे कि हम तो फंस गए इन लॉन्ग टर्म मुआहदों में। लेकिन आज आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जहां मार्केट में $30-35 की गैस हो गई है, वहां पे हमें $12-13 पे वेटेड एवरेज पे मिल रही है LNG। तो उसमें 10 में से 7 कार्गो तो लॉन्ग टर्म पे नून लीग के मुआहदे किए गए हैं। तो मुझे एक बात है ना, अगर 2 महीने नून लीग के लॉन्ग टर्म मुआहदों में हमें सस्ती गैस मिल रही है, तो जब पिछले 4 साल हमें उनके लॉन्ग टर्म मुआहदे की वजह से स्पॉट मार्केट से महंगी गैस मिलती रही है, इन 2 महीने की वजह से मैं वो सारे गुनाह उनके माफ कर दूं? नहीं, आपने तो कल ही बात की ना। अभी तो हमारे साहब इस 10 अभी तो आप क्रेडिट ले रहे हैं, मेरे साथ बैठ जाए। नहीं हमारे साहब एक सवाल सुन लीजिएगा। अभी तो आप क्रेडिट ले रहे हैं कि 10 जो हमारे पास कार्गो आ रहे हैं इस महंगी मार्केट में, उस पर तारीफ करनी चाहिए हुकूमत की। तो 10 में तो 7 नून लीग के किए गए मुआहदों के हैं ना, उसमें हमें तारीफ करनी चाहिए कि हमने 2 जो कार्गोज हैं, जो 4 कार्गोज हैं, वो हमने वक्त से पहले कतर के साथ मुआहदा करके जो नून लीग से भी सस्ता पहुंचता है वो कराएंगे। और जहाँ तक नून लीग के मुआहदे की बात है, अगर मुझे ऑप्शन है कि मैं नून लीग के 4 साल महंगे कार्गो के सिर्फ दिसंबर और नवंबर 2021 में सस्ते कार्गो ले लूँ तो मैं ये सौदा ना करूँ। हाँ, 2019-20 तक की ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस वक्त लॉन्ग टर्म के मुआहदे जो है वो स्पॉट से ज्यादा महंगे थे। लेकिन जब अभी आप ये कह रहे हैं कि मैं 2 कार्गोज की तारीफ करूं, तो आप भी 7 कार्गोज की तारीफ कर लेना कि आज इस महंगी मार्केट में उनके लॉन्ग टर्म मुआहदों से हमें फायदा हो रहा है। और हमारे साहब, क्योंकि आप इन मामलात को समझते हैं, क्योंकि आप इन मामलात को समझते हैं, 4 साल महंगी LNG लेनी पड़ी है। लेकिन क्योंकि आप इन मामलात हैं कि मैं तारीफ करूं जबरदस्ती उनकी, अगर जियो कहता है कि मैं जबरदस्ती तारीफ करूं, हमारे साहब जियो की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए इन मामलात को समझते हैं। जब हमने 10.2% पे कतर से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस वक्त स्पॉट मार्केट भी आसपास थी, उस वक्त लॉन्ग टर्म इसी मुआहदे यही रेट पर हो रहे थे। जब नून लीग ने 13.7 पे किया, उस वक्त भी चाइना ने देख लें 14% के आसपास किया। दिखा देता हूं, उस वक्त कम पे हो रहे थे मुआहदे। ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। उस वक्त मेरे पास आप डेटा ले लें मेरे से, उस वक्त कम पे मुआहदे हो रहे। अगर आपके पास वो डेटा मौजूद है, प्लीज नैब को दे दीजिएगा, क्योंकि नैब अब तक ये नहीं साबित कर सका है कि उस वक्त जब पाकिस्तान ने 13.7% पे लिए थे तो उससे सस्ते कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे दुनिया भर में। उसके बाद उसी टाइम फ्रेम में सस्ते मुआहदे हुए थे और नैब ऑलरेडी इस पे केस कर रहा है। अच्छा, हमारे साहब एक और तनकीद ये भी होती रही है कि हम वक्त से पहले क्यों नहीं फैसले करते। हमें पता था शदीद सर्दियां आनी है। आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के देख लें, चाइना ने, इंडिया ने अप्रैल में बाइंग शुरू कर दी थी सर्दियों के लिए। तो इसकी सवाल सर अगर मुकम्मल हो जाए, क्या वजह है कि हम भी प्रिय थे और कम से कम स्पॉट की कुछ कैपेसिटी अगर हम एडवांस में बुक कर लें, जैसे चाइना, इंडिया, दीगर ममालिक ने किया, जापान ने किया, अमीर ममालिक हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं महंगी LNG, फिर भी वो कर लेते हैं वक्त से पहले, हम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, पहली बात है आपने कहा कि ये तनकीद हो रही है, तनकीद नहीं हो रही है, सिर्फ एक चैनल पे एक ही है तनकीद कर रहा है पिछले 3 साल से, और आप उसको नजदीक समझा के चाहते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता। आप जब स्पॉट मार्केट में जाते हैं तो बहुत मतलब ऐसे होता है कि आप माल, क्योंकि ये एक मूविंग मार्केट है और इसमें बड़ी वॉलेटिलिटी है, तो जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं उसके अगले दिन हो सकता है या अगले हफ्ते की कीमत नीचे चली जाए, कभी कभी ऊपर भी चल सकती है। आज तक कोई ऐसा मॉडल नहीं बना जो LNG की मार्केट फेस करे। दूसरी बात यह है कि हमने 11 सितंबर को दिसंबर और जनवरी के लिए टेंडर किया। इससे ज्यादा हम एडवांस और क्या करें यार। 3-4 माह पहले ऐसी मुल्क में जहाँ पे पावर डिमांड, जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है LNG का, उसकी डिमांड 70% वॉलेटाइल होती है, तो मैं इतना पहले हम ले लें। ऑलरेडी आपके अब 90% के करीब का है, 80% के करीब तो लॉन्ग टर्म पे है, 30% आपके पास शॉर्ट टर्म मार्जिन रह गया है, वो आपको मार्जिन चाहिए प्राइस। और मैंने हमारे साहब एक तो शायद आप शाहजेब खानजादा साहब की बात कर रहे हैं, वो आपको शो पे इनवाइट करते रहते हैं, मेरे ख्याल से वो मामला आप वहीं पे उनके साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने भी देखा है, उन्होंने तो कोट किया है, सर सवाल तो सुन लीजिए, अब कोट किया है ब्लूमबर्ग को। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि चाइना ने मार्च अप्रैल में सर्दियों के लिए 35 कार्गो खरीदे। तो इसमें शाहजेब खानजादा साहब क्या कहते हैं? मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि चाइना ने क्या इकदाम किया और वो इकदाम हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे पास 10 मुल्क बता देता हूँ जिन्होंने शायद पाकिस्तान में या फिर वो साबित, ये तो एक मूविंग मार्केट है, एक स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर भी जाती है
जाती है। अब आप इस वक्त तो शो नहीं करते कि जब पाकिस्तान एलएनजी खरीदता है उसके एलएनजी की कीमत जो है वो महंगी हो जाती है। शो तब होता है कभी, और कोई आज तक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक ये डिस्कोर्स जो है उसके अंदर क्लैरिटी क्यों नहीं आ सकी, और हम अभी इस बात पर आप देखते हमने 11 सितंबर को अगर हम दिसंबर और जनवरी के लिए कार्गो कर रहे हैं तो हम कितना और पहले करें, मतलब 4-5 माह पहले बिड्स इनवाइट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक किल्लत आई हुई है, पूरी दुनिया में मार्केट ऊपर चली गई है, कोई इस मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। स्टोरेजेस आपके पास है नहीं, तो इतने इनफ्लेक्सिबल मॉडल में जो हमें अगर हम फिर भी 10 कार्गोज नवंबर और दिसंबर की हमारे पास नहीं है, सिक्योर हो गई और एक अच्छे रेट पे हो गई हैं, तो इसमें इतनी अफसरदा होने की। हमारा साहब ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि जिन ममालिक ने प्रूडेंट फैसले किए, बरवक्त फैसले किए, उनकी मिसाल हम लें, या उन ममालिक के लिए जिन्होंने ताखीर से फैसले किए और पाकिस्तान की तरह वो महंगी एलएनजी अब स्पॉट पे खरीद रहे हैं। अच्छा, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो एलएनजी खरीदता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद एलएनजी की कीमत नीचे चली जाती है तो उस पर वहाँ पे मीडिया पे शोज होते हैं। ये मैं आपको पूरी तसल्ली से बता सकता हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस है कि सिवाय पाकिस्तान के ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कहना कि प्रूडेंट फैसले नहीं हो रहे, एक बोर्ड बैठा हुआ है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के भी लोग हैं, वो बिल्कुल खुद मुख्तार बोर्ड है, वो फैसले करता है पीएसओ साइड पे भी और पीएलएल साइड पे भी कि हमने एक ओपन टेंडर और कम्पेटिटिव प्रोसेस के जरिए, कि ओपन टेंडर छपता है अखबारात में, पूरी दुनिया से एनर्जी कंपनीज उसमें टेंडर देती हैं और जो सबसे सस्ता रेट होता है वो खरीद लेता है। तो एक इंतहाई ट्रांसपेरेंट मेथड मौजूद है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का खुद मुख्तार बोर्ड मौजूद है जिसकी फैसला साजी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होती किसी सियासी शख्सियत की तरफ से। अब इसके और एक ये मूविंग मार्केट है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, इसको आज तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सका। अच्छा, इसके अंदर रहते हुए मैं समझता हूँ कि खासा इस मॉडल के अंदर रहते हुए, एक ट्रांसपेरेंसी के इम्पेरेटिव को सामने रखते हुए एक मुश्किल माहौल में खासे अच्छे फैसले हो जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसको हम अना का मसला क्यों बना। ठीक है, नहीं अना का मसला नहीं, और ये सिर्फ एक चैनल का मसला भी नहीं है। मैं आपको स्टेट ऑफ इंडस्ट्री 2021 की रिपोर्ट है नेपरा की, मैं आपको पढ़ के जरा 2 लाइनें बता देता हूं, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। रिपोर्ट कहती है, ड्यूरिंग द ईयर फिस्कल ईयर 2020-21 पावर सेक्टर ऑल्सो विटनेस्ड द चैलेंज ऑफ फ्यूल सप्लाई। ड्यूरिंग द पीरियड द सिस्टम ऑपरेटर रिपोर्टेड that it had been conveying its demand for RLNG to concerned quarters well before time, but still it could not get the required volume of RLNG resultantly. At occasions, various RLNG plants were either unutilized or underutilized. अब ये खुद कह रहे हैं कि डिमांड मिल जाती है, बर वक्त फैसले नहीं होते, ताखीर से होते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने पावर प्लांट्स या तो अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज है। ये नेपरा की रिपोर्ट कह रही है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो 70-80% से ज़्यादा पूरा साल यूटिलाइज रहते हैं। 100% पे यूटिलाइजेशन रखने के लिए एक ऐसे सिस्टम है जहाँ स्टोरेज आपके पास नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन 70-80% भी एक खासी सेटिस्फैक्ट्री, बल्कि 80% से भी ज़्यादा 90% तक भी यूटिलाइजेशन जाती है। 66% सिर्फ हमारा बेंचमार्क है टेक और पे का, इसके बाद हमें स्पॉट्स पे जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में तो ये हमारी जो यूटिलाइजेशन है, बाय द वे, वो पीएमएलएन गवर्नमेंट की यूटिलाइजेशन से ज्यादा है आरएलएनजी प्लांट। बट फिर ये नेपरा क्यों तनकीद कर रहा है इस रिपोर्ट में? और एक और नेपरा तनकीद नहीं कर रहा, नेपरा तनकीद नहीं कर रहा। देखें, आपका एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क में पावर की वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आप 9000 मेगावाट से 25000 मेगावाट डिमांड जो है वो वेरी करती है एक साल में, और ये सीजनल है, यानी कि मौसम पे इसका बड़ा असर होता है, क्योंकि डोमेस्टिक लोड ज्यादा, इंडस्ट्रियल लोड कम है, तो मौसमियाती जो सीजनल चेंजेस आते हैं उससे इसका बड़ा फर्क होता है। अब पावर जो डिमांड कन्वे करती है, अगर वो डिमांड जो है उसके अंदर कोई फर्क आता है इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर करने में, या जब वो मटेरियल अगर प्रोक्योर कर लिया जाए और पावर की तरफ से वो डिमांड जो है वो उस तरह ना हो, मेरिट ऑर्डर में नीचे चले जाए आरएलएनजी प्लांट्स, तो फिर पावर को आउट ऑफ मेरिट ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद 80 से 90% इसके बावजूद हमारे साहब नेपरा इसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के तौर पे नहीं देख रहा है। एक और पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2020-21 द पावर सेक्टर विटनेस्ड द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट आरएलएनजी पावर प्लांट एंड सम अदर कॉस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट। Underutilization of these power plants, that is operating these power plants on a part load, is reducing their efficiency and increasing their energy purchase price. On one hand, and on the other hand, unutilized capacity is increasing their per unit capacity payment. अब ये नेपरा कह रहा है कि आपकी पर कैपेसिटी कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी एनर्जी परचेज प्राइस बढ़ रही है। पता नहीं आरएलएनजी प्लांट की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? आरएलएनजी प्लांट की बात कर रहे हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ कि RLNG प्लांट्स तो 80 से 90% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं यार, इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन सी होती है? फिर तो आप नेपरा को चैलेंज करें मेरे ख्याल से, क्योंकि रेगुलेटर तो ये कह रहा है नेपरा इसका तो बेहतर नेपरा ही जवाब दे सकते हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप जब जियो पे तनकीद कर सकते हैं कि एक ही चैनल पीछे लगा हुआ है, तो नेपरा पे भी कर देना उस किस्म की तनकीद, क्योंकि ये तो नेपरा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, नेपरा ने कभी हमारे साथ तो बैठ के इसका कभी ये नहीं कहा कि जी आप RLNG प्लांट नहीं चला रहे। RLNG प्लांट तो तकरीबन फुल कैपेसिटी पे चल रहे होते हैं यार एक सीजन के दरमियान। जहां तक अब आप जबरदस्ती एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कोई कहीं से चीज निकाल ले तो मैं क्या कह सकता हूं? जितनी आप मुझ पे इल्जाम लगाना चाहें या चैनल पे लगाना चाहें लगा ले, लेकिन ये मैंने नेपरा की रिपोर्ट से पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। और ये रिपोर्ट के शहजाद इकबाल के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट हुकूमत के लिए है। बात खत्म कर देते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि RLNG के प्लांट जो है वो, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं नेपरा की रिपोर्ट ये कह रही है। नहीं, आप कहें ना, आप कहें कि ये प्लांट ऑप्टिमम कैपेसिटी, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं डेटा लाके आपको बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेपरा रिपोर्ट मैं ये कह रहा हूं कि नेपरा ये कह रहा है कि अंडर यूटिलाइज्ड है। आप खुद भी तो समझते हैं ना पावर सेक्टर। मैं कैसे आज ये चैलेंज करें, आप मुझे ये चैलेंज करें कि RLNG प्लांट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चलते। शहजाद इकबाल आज हमाद अज़हर को ये चैलेंज करें। मैं कह रहा हूं कि नेपरा आपको चैलेंज कर रहा है। देखिए अब ये तो आप जो है, अब आप फिर पीछे हटना शुरू हो गए। जब आप छुप रहे हैं हमारे साथ, आप छुप रहे हैं, आप शहजाद इकबाल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे। आप शहजाद इकबाल के पीछे छुपने की ना कोशिश करें, आप नेपरा को चैलेंज करें कि नेपरा बतौर रेगुलेटर गलत बयानी कर रहा है। हमारे RLNG प्लांट्स की यूटिलाइजेशन बेहतर है PMLN से और 80-85% है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर हम एक सही एनवायरनमेंट में बात करें ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर स्टोरेजेस नहीं है और पावर सेक्टर से डिमांड की बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है और स्पॉट मार्केट जो है वो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, जहाँ 100% श्योरिटी प्राइस और सप्लाई की नहीं होती। इसलिए कोई 5 या 10% का तो फर्क आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स ऑप्टिमम पे नहीं चल रहे, वो 80-90% पे अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चलते हैं। आई थिंक ये फिर नेपरा से बात करनी चाहिए एनर्जी मिनिस्ट्री को। नहीं तो आप कहते हैं ना, मैंने तो आपको कहा है कि आप अपनी जाती राय में, जाती राय नहीं दे सकता मैं, जाके कैलकुलेशन नहीं करता, बट आई एम श्योर नेपरा रेगुलेटर है, वो सारी चीजों को देखता होगा ना। मतलब आप अपना मोर नहीं इस पे लगाना चाह रहे, आपको खुद भी पता है कि ये बात गलत है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल सहाफी जो है रिलाई करता है रिपोर्ट्स पे। ये नेपरा की रिपोर्ट है, आप चैलेंज कर दें, मैं कह दूंगा कि रिपोर्ट गलत कह रही है। आपकी राय समझ गया हूं मैं, आपकी राय भी मेरी बात नहीं। जी नहीं, मेरी राय वो है जो नेपरा की है, वो उसके ऊपर मैंने आप तक पहुंचा दी। ठीक है हमारे साहब, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये IMF की डिमांड थी कि अगर IMF प्रोग्राम कंटिन्यू करना है तो टैरिफ जो है बिजली का बढ़ाना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद बात होगी सिर्फ 10। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सालों में बिजली का जो बेस टैरिफ है उसमें 40% का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है और अब हुकूमत ने ₹1.39 फी यूनिट मजीद इजाफा किया है, यानी कि बिजली की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। हमाद अज़हर साहब, ये जो इजाफा हुआ है क्या ये हुकूमत का अपना फैसला था या IMF की कंडीशन मानते हुए ये फैसला किया गया है? ये दोनों फैसले हैं। IMF जो था ये फैसला पहले मांग रहा था, वो चाहते थे कि ये जून में इंक्रीज आए या मार्च में, जब हमने पहले किया था इंक्रीज उसके साथ आए, तो उस वक्त हमने ये नहीं किया। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो सर्कुलर डेट का बहाव है उसको कम करना है। हमारी जो खरीद है, जिस कीमत पे हुकूमत बिजली खरीद रही है और जिस पे बेच रही है, उसमें अभी भी फर्क है 1.5 से 2 रुपए का, तो वो उसको खत्म करने के लिए ये टैरिफ को बार बार बढ़ाया गया है ₹1.39 से। और ये जो 0 से 200 यूनिट तक के सारिफ हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होएगा, और ये तकरीबन 46% यानी कि जो घराने हैं उन पे अप्लाई नहीं होएगा। हमारे साहब, क्या वजह है कि बजट के बाद तो शौकत तरीन साहब ने कहा था कि IMF चाहता है टैरिफ बढ़ाएं, लेकिन हम टैरिफ बढ़ाए बगैर ही ऑल्टरनेट मेथड्स के जरिए सर्कुलर डेट को कम करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। तो फिर क्या वजह है कि अब IMF की बात मान ली है और उन ऑल्टरनेट तरीकों से हम नहीं कोशिश कर रहे सर्कुलर डेट को खत्म करने की? तरीकों से भी कर रहे हैं। हमारा पूरा सर्कुलर डेट का एक मैनेजमेंट प्लान है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जेनकोस को बंद किया गया, जो इनएफिशिएंट जेनकोस थे। इसके अलावा ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी गवर्नमेंट ओन प्लांट्स की, उसको कम किया गया। IPPs को रीनेगोशिएट किया गया। जो म्यूचुअल रिसीवेबल्स और पेएबल्स हैं गवर्नमेंट की बैलेंस शीट्स में 60-70 अरब तकरीबन, उनको आपस में सेट ऑफ किया गया, उससे भी सर्कुलर डेट में कमी आई है। तो लेकिन इसके बावजूद जो कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ रही हैं वो 2013 से 185 अरब से शुरू हुई थी और अब कोई 750-800 अरब के करीब पहुंच चुकी हैं। वो एक बहुत बड़ा गैप है जिसको, जो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको बढ़ाता चला जा रहा है, और उसको फिल करने के लिए हमें सर्कुलर डेट जो है उसको क्लब करना पड़ता है। अभी आप ही का ट्वीट था चंद हफ्ते पहले जिसमें आपने कहा था कि जुलाई और अगस्त का जो कैपेसिटी, जो सर्कुलर डेट है उसका भाव हमने कम कर दिया है, 13 अरब तक आ गया है। तो इसका मतलब जो भी आप लोग तरीकेकार
आजमा रहे थे वो काम कर रहे थे, उसकी वजह से सर्कुलर डेट माहाना बेसिस पे कम हो रहा था, फिर भी हमने कीमत लेकिन बढ़ाई। देखें दो चीजें हैं ना, एक तो ये कि वो 2 माह का अच्छा एक डेटा आया हमारे सामने, और अभी अगले 10 माह का डेटा आना है जिसमें जाहिर है कि नए कैपेसिटी प्लांट्स और भी आ रहे हैं, 3 नए प्लांट्स आ रहे हैं इस साल, उनकी कैपेसिटी पेमेंट भी ऐड हो रही है, वो आपका बिल जो है उसको मजीद करेगा। दूसरा ये कि हमने इस कैपेसिटी सर्कुलर डेट की जो फ्लो है इसको पहले 0 पे लेके आना है, फिर इसको रिवर्स करना है। तो इस वजह से हमें ये जो बेस टैरिफ है ये बढ़ाना पड़ रहा है। रिवर्स करने से क्या मुराद है? मतलब एक आपका स्टॉक है और एक आपका फ्लो है। तो अभी तो हमारी जो आलमी इदारों के साथ भी जो कोशिश हो रही है वो फ्लो को 0 पे ले जाने की है। वो इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हर साल जब हम समझते हैं कि हम कॉस्ट पैरिटी पे आ गए हैं तो 3-4 नए प्लांट्स आते हैं और 50 और अब जो है वो और बढ़ जाती है कैपेसिटी पेमेंट्स, फिर हमें पर यूनिट कॉस्ट हमारी और ऊपर चली जाती है। कल हमें असलम साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि 2,500 अरब रुपए का एक बैकलॉग भी है, तो वो बैकलॉग भी आप ये कह रहे हैं कि क्या वो टैरिफ बढ़ा के, बेस टैरिफ बढ़ा के बैकलॉग जो है मुकम्मल किया जाएगा? नहीं, देखें बेस टैरिफ उसका एक हिस्सा तो है, अब बेस टैरिफ बढ़ाए बगैर जो है, नहीं बैकलॉग की मैं बात नहीं कर रहा, नहीं 2500 अरब के बैकलॉग के ऊपर ना, अभी हम सिर्फ सर्कुलर डेट के फ्लो की बात कर रहे हैं कि उसको 0 पे लेके आना है। बैकलॉग जो है उसका क्या करना है उसका फैसला बाद में हम देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल जब मैंने मुज़म्मिल असलम साहब से ये सवाल पूछा जो कि तर्जुमान है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनको मैंने यही कहा कि जब 13 अरब तक आ चुका है फ्लो सर्कुलर डेट का तो क्यों कीमत बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा 2,500 अरब रुपए का बैकलॉग भी है, और ये कैसे मुमकिन है कि बेस टैरिफ बढ़ा के हम बोझ डालें सार्फिन पे और बैकलॉग उससे खत्म करवाएं? अभी जो इनिशियल टारगेट है वो सर्कुलर डेट की फ्लो में कमी लाना और ग्रेजुअली इसको 0 पे लेके जाना है। बैकलॉग को फिर हम बाद में देखेंगे। तो हमारे साहब अभी हमने चंद माह पहले 1 रुपये 95 पैसे बेस टैरिफ बढ़ाया, अब हम 1 रुपये 40 पैसे दोबारा बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम बेस टैरिफ बढ़ाकर ही सर्कुलर डेट पे काबू पा रहे हैं ना। फिर देखें इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं, आपकी सर्कुलर डेट के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन तकरीबन 80% से ज़्यादा जो सर्कुलर डेट है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से है, और वो किसी और मैनेजमेंट वजह से नहीं या किसी और इशू की वजह से नहीं है। वो जो नून लीग ने मुआहदे किए थे वो उनकी अब कैपेसिटी पेमेंट शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से है। तो हमें जाहिर है कि उसके ऊपर फिर बेस टैरिफ बढ़ाना हमारी मजबूरी है, लेकिन इनमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया है। ये सारे के सारे पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी अब हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। सही, और ये नेपरा की रिपोर्ट बताती है कि इस साल भी अगर आप देखें जो जनरेटेड कैपेसिटी है और जो इस वक्त डिमांड है वो तो नेगेटिव में है 400 मेगावाट की। ये अब नेपरा की रिपोर्ट ही बता रही है दोबारा। किस चीज़ की डिमांड नेगेटिव में है? पावर जनरेशन की, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कैपेसिटी से ज्यादा लगाती है और ठीक है आगे जाके जो है कैपेसिटी मजीद बढ़ जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जो पावर डिमांड है वो ज्यादा है और जो जनरेशन कैपेसिटी है वो कम है। देखिए नेपरा ने ही जो पिछले ज़्यादा जब एक्सेस कैपेसिटी लगी थी तो उस वक्त जो भी लोग थे नेपरा के एक्चुअली तो उन्होंने साइन ऑफ भी किया था ना इस कैपेसिटी के ऊपर, तो उनके लिए तो ये कहना मुश्किल है और हमेशा रहेगा कि एक्सेस कैपेसिटी है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने 2500 मेगावाट वो डाले हुए हैं जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग जो है वो हुकूमत करती है, जिसको हम अपनी डिमांड में नहीं गिनते, क्योंकि अगर हम वो बिजली सप्लाई करना शुरू कर दें तो सिर्फ सर्कुलर डेट के इजाफे में 300 अरब का सालाना का इजाफा मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन जब पॉलिसी बनती है तो ऑब्वियसली उस कैपेसिटी को भी आप इंक्लूड करेंगे ना, जो नहीं, कि आप रेवेन्यू बेस पर से ये मैं आपको ये भी बताऊं कि ये पिछले 11 साल से रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग हो रही है, नून लीग के टाइम पे भी होती रही है और ये आन करीब खत्म नहीं हुई। तो ऐसी बिजली जो आपको पता है कि आपने सप्लाई नहीं करनी, ना आप सप्लाई करने की पोजीशन में है, उसकी आप कैपेसिटी इंस्टॉल कर लें अभी सही और उसके पैसे भी देना शुरू कर दें, ये तो कोई साउंड पॉलिसी। इसका मतलब ये रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग जो है ये जारी रहेगी, आएगी भी, क्योंकि हम इसको अकाउंट फॉर ही नहीं कर रहे अपनी पावर जनरेशन में। इसको हम अकाउंट फॉर हम इसको अब तो कर रहे हैं, क्योंकि अब तो इन्होंने उसके अगेंस्ट प्लांट्स लगा दिए हैं, लेकिन अगर हम ये बिजली सप्लाई करना शुरू कर दें तो सर्कुलर डेट में 300 अरब का से ज्यादा का सालाना इजाफा मजीद बढ़ जाएगा। अच्छा, इसने कितना मदद दी है ट्रांसमिशन लॉसेस और रिकवरीज ने? क्योंकि रिकवरीज पिछले साल के मुकाबले में, पिछले साल रिकवरीज जो थी वो 88% थी, अब 97.3% रिकवरीज है, यानी कि रिमार्केबल डिफरेंस है। और इसी तरह ट्रांसमिशन लॉसेस भी हर जो डिस्को है उसमें हमें बेहतर नजर आ रहा है, बारिंग 1-2 डिस्कोस हम देख रहे हैं कि हर जगह इंप्रूवमेंट है, चाहे वो लेस्को हो, फेस्को, हर जगह इंप्रूवमेंट। मैंने आपको बताया ना कि ये जो रिकवरीज और लॉसेस हैं जी, ये 11% है सर्कुलर डेट के फ्लो के लिए जो, क्योंकि जाहिर है कि इवन एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर ये जीरो तो होते नहीं है, एक सर्टन सिस्टम लॉसेस तो रहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम इनको मेजर करते हैं कि आप कितना दूर हैं, और जितना आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से एक्सेसिव होते हैं उतना हम काउंट करते हैं कि वो सर्कुलर डेट में हिस्सा बन रहे हैं।
तो ये 11% के करीब जो है ये इनका कंट्रीब्यूशन है। बाकी तो सारा का सारा कैपेसिटी पेमेंट्स है, लेकिन जाहिर है कि इस पे भी काम हो रहा है और इस पे इट्स नॉट जस्ट अ मैनेजमेंट इशू, तो इसका एक इन्वेस्टमेंट का भी इशू है। एक मेजर इन्वेस्टमेंट है जो अब हम करने जा रहे हैं, जिससे इसमें बेहतरी आएगी। और बाय द वे ये जो नंबर्स हैं कि ट्रांसमिशन लॉसेस बेहतर हुए हैं, यानी कि उनमें कमी आई है, और रिकवरीज जो है 10% से बेहतर हुई है, ये भी नेपरा की रिपोर्ट में ही है। नहीं, मैं इसमें ये भी आपको बता दूं कि क्योंकि मेरा तो काम है कि सही बात करना, अगर मुझे नेपरा से डिसएग्री भी करना पड़े। ये जो आप कह रहे हैं ना कि रिकवरीज बेहतर हुई हैं, उसकी वजह ये थी कि ये पिछले साल कोविड के दौरान आपने जो डिफर्ड पेमेंट्स थी उससे पिछले साल की वो कलेक्ट की हैं। जी, ये भी नेपरा की रिपोर्ट में भी है। हाँ, तो वो एक्चुअली मैं तो आपको जो सही बात है वो बताऊंगा, चाहे हमारे खिलाफ ही क्यों ना जाती हो, लेकिन इसकी वजह हमारे साहब, क्योंकि आप मईशत को भी बड़े करीब से देखते हैं, देखें आप लोगों ने ये कहा था, शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि हम एक स्टेबलाइज ग्रोथ पीरियड की तरफ जाना चाहते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब जिस साइकिल में हम फंस गए जहाँ पे आप इंटरनेशनल कमोडिटीज की कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशारा दे चुका है कि वो डिस्काउंट रेट को बढ़ा रहा है, शायद इसको मजीद भी बढ़ाना पड़े। तो जब बढ़ेगा, डिमांड को कर्टेल करेंगे तो दोबारा ग्रोथ हमारी सैक्रिफाइस होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी। तो हम उसी साइकिल में फंस रहे हैं जिसमें हमेशा पाकिस्तान की मईशत फंसी रही है। देखिए, हमें इस मरतबा पहले से ऑन गार्ड होना पड़ेगा और हमें जितने भी अपने टारगेट्स हैं उनको हमें एक दफ़ा रिविजिट करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल एनवायरनमेंट है कोविड के बाद। एक तो कमोडिटी साइकिल आया हुआ है, दूसरा सप्लाई लाइन्स डिसरप्टेड हैं, पोर्ट्स कंजेस्टेड हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक स्ट्रेस में जा रही है और इस स्ट्रेस के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस अपना ग्रोथ का टारगेट रखेंगे, तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ऑलरेडी कमोडिटीज़ की डॉलर प्राइसेस बहुत ऊंची हैं, तो हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए हमें एक बड़े ही रियलिस्टिक लेकिन सस्टेनेबल और स्टेबलाइज मॉडल जो है उसके ऊपर अब हमें जाना पड़ेगा और हम ऑलरेडी उस पे हैं। हमने को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि कोई शाह खर्चियाँ की हैं या बहुत ज़्यादा लूज पॉलिसी कर दी है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा होता रहा है। हमने नेट जो हमारी नेगेटिव पोजीशन जब हमें मिली थी उसको हमने पॉजिटिव में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो है उसको हमने कन्वर्ट किया है और अभी 3-4 माह से कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। इससे पहले तो वो पॉजिटिव में था। तो इस वक्त भी बहुत देर नहीं हुई, लेकिन हमें इस वक्त मैं समझता हूँ ग्लोबल एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए हमें कोर्स करेक्शन जो है वो हमें कर लेनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे चाहूँगा, शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर से बनने से पहले बात की थी IMF नेगोशिएशंस के हवाले से। ये जरा सुन लीजिएगा, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा मुझे। क्या हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मान ली है? क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? शुरू के बीच में हमने गलती कर ली। 7% आपका जो कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले। तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें बढ़ा दी। आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। देखना पड़ेगा हमारा आवाम जो इस वक्त पिस चुका है कोविड से, कोविड 1, 2, 3, तो वो कितना सहार सकता है ये जितने भी हम उसके ऊपर हम बोझ डाल रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम हमारे ख्याल में ये इतना बोझ नहीं सह सकते तो वी शुड गो बैक टू IMF। जी हमारे साहब, गो बैक टू IMF, दोबारा नेगोशिएट करें। पहले नेगोशिएशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अब दोबारा नेगोशिएशन शुरू होने से पहले 12% की हमने डिवैल्यूएशन कर दी, हमने बिजली की कीमत बढ़ा दी है, हमने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, हम सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन को खत्म करने जा रहे हैं जिसका बोझ जो है 330 अरब रुपए का होगा। यानी कि तमाम हम IMF की शराइत दोबारा भी मान रहे हैं। देखें, जिस वक्त शौकत तरीन साहब ने ये गुफ्तगू की थी उस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट बड़ा मुख्तलिफ था। अफगानिस्तान के अंदर ये हालात पैदा नहीं हुए थे और कमोडिटी साइकिल इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं की थी कमोडिटी प्राइसेस ने जो आज की है। आज कमोडिटी की प्राइसेस ज़्यादा हैं। अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है और हमारा जो एक करंट अकाउंट का डेटा है वो जो है वो दूसरी तरफ अब चल पड़ा है। तो जो एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो डायनेमिक होता है और वो बदलते डेटा के साथ साथ और बदलते ग्लोबल एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजीज भी बदलता है। अगर अभी हम कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं अगर हम नहीं करेंगे तो इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये एक बड़े नुकसान से बचने के लिए है कि हम कोई बड़े नुकसान की तरफ ना चले जाएं। क्योंकि देखें, जब आप एक वक्त होता है
स्टेबलाइजेशन का, कंसोलिडेशन का और फिर ग्रोथ का। लेकिन अगर इंटरनेशनली आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में है जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है इस वक्त इकोनॉमिकली, तो मेरे ख्याल में कि उसमें फिर आपको अगर थोड़ा सा आप स्टेबलाइज करें और कंसोलिडेट करें और ग्रोथ टारगेट्स को रिविजिट करें या कुछ बेहतरी लेके आए अपनी पॉलिसीज में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दुरुस्त फैसला यही होगा कि हम IMF प्लान में रहें। उनकी जो 6th रिव्यू है, जो 6th ट्रांच होगी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट शौकत तरीन साहब का ये कहना था कि हमने नेगोशिएशन ठीक नहीं की। उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो जो नेगोशिएशन करें वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। एक आखिरी सवाल हमाद साहब, क्योंकि आपने कहा कि मैं एतराफ़ कर लेता हूँ जो हमारी गलती होती है। आप एनर्जी मिनिस्ट्री में अभी चंद माह पहले आए हैं, लेकिन एनर्जी मिनिस्ट्री, अली जैदी साहब सब ये कहते हैं नए टर्मिनल्स लगाने हैं RLNG के, हमें गैस पाइपलाइन लगानी है। आज भी हम वायदे करके बैठे हैं, काम शुरू नहीं हुआ। क्या ये एनर्जी मिनिस्ट्री की नाअहली कह लें या जो उन्होंने दावे किए थे उस पर वो पूरा नहीं उतरे? ये बात तो दुरुस्त है, मानेंगे ना, कंसीड करेंगे कि नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कंसीड करूंगा इस बात पे। अगर तो हमने नून लीग की तरह कॉस्ट प्लस टैक्स पे लगाने हैं तो जो बंदा भी आए टर्मिनल लगा जाए, $2.5 लाख उसको दिन का यौमिया किराया मिलेगा, तो कल टर्मिनल लग जाएंगे शहजाद। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम टर्मिनल लगाना चाह रहे हैं, टर्म्स पे लगाते हैं, लेकिन 3.25 साल हो गए हैं, अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। बात तो होने देना। एक तो जब LNG पे बात आती है अब सारे जज्बाती हो जाते हैं, बात तो खत्म करने देना। बात सारी ये है कि देखें, अगर तो हमने नून लीग की तरह टेक और पे बेसिस पे $2.5 लाख दिन का किराया देना है जो भी टर्मिनल लगा दे, तो टर्मिनल कल लग जाएंगे। अगर हमने गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं लेनी, B2B एनवायरनमेंट में डीरेगुलेशन के साथ हमने ये टर्मिनल्स लगाने हैं, तो जाहिर है उसमें टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो मेन आर्टरी है, जो पाइपलाइन है, जो इस वक्त ट्रांसमिट कर रही है गैस की, वो तकरीबन नियर फुल कैपेसिटी है, तो उसको भी हमने बढ़ाना है। तो इसके लिए हमने नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के साथ, रशियंस के साथ अब अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज किया है। तो इसलिए हम क्योंकि इसको एक इस तरह लगाना चाह रहे हैं कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ना हो और गवर्नमेंट पे अननेसेसरीली माजी की तरह बोझ ना पड़े, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगा। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जल्दी आपको इसमें कुछ खबर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जी मिनिस्टर हम अब हमारे साथ मौजूद थे। तफसील से हमने गुफ्तगू की। बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म करने जा रहे हैं और इसके अलावा डीवैल्यूएशन भी 12% हुई है। यानी कि ये तमाम जो बातें IMF पाकिस्तान से कह रहा था वो शराइत हमने मान ली है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है बताना कि IMF का प्लान पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए भी ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।